ওরে গেছি, ওরে গেছি, ওরে बाबा, ये सब धोती, ये कॉलकी नहीं होता ना तो ये धोती भी नहीं खुलता। हेलो मिस्टर गार्मन। आओ, देखिए हमारा नाम गार्मन नहीं है, हमारा नाम महेश चंद्र है, लेकिन आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत बाबू, आप कितना अच्छा आदमी है ना। उस दिन आप हमारे पर कीचड़ उछाला और कितना जल्दी आप पहचान लिया। तुम इधर कैसे आया? हम पाँव से आए। मेरा मतलब इस कमरे में कैसे आया? देखो अजीत बाबू, ये जो कमरा है ना, ये होटल है ना, होटल तुम्हारा है? हाँ ये है तुम्हारा है होटल। तुम यहाँ का मालिक? मालिक है, वही तो, हम तो मालिक, हम होटल इधर से चोरों की तरह आने की क्या जरूरत? अरे बाबा, हम देखो अजीत बाबू, ये चोर लोग को पकड़ने के लिए है ना, चोर बन के आना पड़ता है ना। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? इस सैया कोतवाल की कोतवाल कुछ नहीं। अभी तुम सो जाओ, हम कमरे से बाहर जाता है। अभी सोएगा कैसे? नींद आए तो सोऊंगा ना। देखो हमारे पास नींद का गोली नहीं है, नहीं तो एक ठो गोली देता तुमको। गोली तुम लो, हमको भूख लगी, खाना ला कर दो। खाना किधर से लाएगा? नीचे से लाओ। नीचे से? लेकिन रात घड़ी भी तो नहीं है, कितना बजे? नौकर को जगाओ और खाना लाओ। अरे बाबा, नौकर लोग यूनियन में जाएगा ना। तुम नहीं जाएगा तो हम जाके लेके आएगा। नहीं, देखो तुम ऐसा गोंडागोल मत करो। फिर लेके आएगा ना? हाँ, हम लाएगा। तुम तश्तरी रखो। तश्तरी? तश्तरी क्या होता है? तुम तश्तरी नहीं जानता? वो उर्दू में बैठने को क्या बोलता है? तशरीफ रखो। हाँ वही तो, वही तुम रखो। ठीक है, तुम खाना लेकर आओ जल्दी। हम लाते हैं। जल्दी आना। हाँ लेंगे। क्यों एक परेशान आदमी को परेशान करता है? इतना रात को क्यों फोन करता है? शर्म नहीं आता? 1 बज गया। क्या कमरा मांगता? किस लिए? किधर से आया? बारगांव से? कोई कमरा नहीं है, ये होटल नहीं है भाई, ये तो मुसाफिर खाना है। क्या मैनेजर का दीदी मर गया, वो शमशान गया है। सेठ जी मर गया? नहीं, सेठ जी मारा नहीं, दीदी के साथ नहीं, सेठ जी वो मैनेजर के साथ में गया दीदी को जलाने को। हाँ खबरदार, दूसरी बार फोन मत करना, मेहरबानी। फिर करेगा तो क्या करेगा, और नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब कैसे करेगा? किस्मत का ही दरवाजा बंद है तो किचन का कहां से खुलेगा? तुम कमरा छोड़ के इधर क्यों आए? बड़ी जोर की भूख लगी, खाना आया खत्म हो गया। तुम इतना जोर से चिल्लाएगा ना तो हम खत्म हो जाएगा। मैनेजर साहब शोर है। अरे तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे मैनेजर मालिक है, तुम मालिक नहीं हो। कौन बोलता है? हम बोलता है। माँ काली दीपी, वो मालिक, तुम मालिक, तो मैनेजर से क्यों डरता है? अरे बाबा डरता नहीं है, वो हमको बचपन से पाला ना, इसलिए हम इज्जत करता है। तुम अपना जगह पकड़ के रखो, हम चाबी लेके आता है। जल्दी आएगा, हम डरता नहीं है। हाँ, तुम किधर डरता, हम डरता बाबा। अरे मालिक कौन? अरे हम जरा मुश्किल में फंस गए। इतनी रात के आपको जरूर किचन की चाबी चाहिए होगी। किचन? ये लीजिए। किचन? हाँ। ये कौन है? ये
ये हमारा बंधु है। ये कोलकाता से आज ही आया है। अच्छा, हम एक तो कमरा भी दिया है। बहुत अच्छा किया। रात को खाना नहीं खाया, भूख लगा है, इसलिए जरा कीजिए। तो आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं इनके लिए खाना लाने जाता हूँ। नहीं, हाँ। तकलीफ आप भी मत करिए। अच्छा। बात ये है ना कि ये हमारा बहुत पुराना नौकर है। पहले मेरा बाप का नौकर था। मैनेजर साहब, अभी आप एक तो काम करो, आप सो जाओ। अगर आप जगेगा ना तो क्या होगा मालूम? हम तो तकलीफ में है ही। आप भी तकलीफ में। नहीं, तकलीफ की क्या बात है? आप सो जाओ। अच्छा। मशा है, वेजिटेरियन खाएगा या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन ले आओ। अब चलिए, हम लोग बैठे, बैठिए। आखिर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। क्या करता सेठ जी, इस आदमी को पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं इसे किसी तरह घर ले जाना चाहता हूँ। इस मामले में अगर आप मेरी कुछ मदद करें तो... जरूर। अरे भाई, सेवाराम इस दुनिया में किस लिए आया है? बंधु, ये बचा कुछ इतना ही बचा है। किस्मत का दरवाजा बंद हो तो इतना ही बचता है। वो तो है। ये तो बहुत बचे हैं। ये तोस्ती रखिए। तोशरी। बंधु, लेकिन तो हमको ये नहीं बताया तुम घर से भागा क्यों? हम 2 दिन घर से बाहर रहा, माँ बाप ने अंदर नहीं आने दिया तो हम भाग के इधर आ गए। अरे इसमें रोने का क्या है भाई? लेकिन दोनों बात गंदा है। घर से भागने का भी बात गंदा है, रोने का भी बात गंदा है। ये उम्र तो उम्र संभाल के रखना चाहिए ना, क्यों? बिल्कुल ठीक। जवान लड़का घर से 2 रात गायब रहे तो घर वाले तो नाराज होंगे। हाँ। मालिक, आप ऐसा क्यों नहीं करते? इनके माता पिता को जाके ये क्यों नहीं कहते कि ये 2 दिन मेरे साथ थे? अगर आप ऐसा बोलेगा तो आपको घर पे रख लेगा। लेकिन हम ये कैसे बोलेगा तुम्हारे साथ? बहुत गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा मतलब है आपके साथ। तो हम बोलेगा, हम कुछ करेगा। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। इतना बड़ा तो कभी देखा नहीं। अरे बेटा अजीत, ओहो पिताजी, पिताजी वो आप अजीत बाबू को माफ कर दीजिए। हम उनको खुद अपने होटल में रखा था। देखिए, हम बहुत शरीफ खानदान का है। तुम्हारा बेटा जी? माता जी, माता जी का चरण छूले दो। माता जी देखिए, अजीत अगर इस उम्र के अंदर 2-4 दिन घर से बाहर नहीं जाएगा तो फिर किस उम्र में जाएगा? कभी पिकनिक पे जाएगा, कभी दोस्त लोग के घर जाएगा। कभी ये क्या हो रहा है? अजीत बाबू, आपका कितना दर्जन माँ है? माता जी नमस्कार। माँ यही है घर से भागा हुआ सपूत, श्री महेश चंद्र मुखोपाध्याय। हो महेश, ये क्या गंडोगल है? आप सबको कैसे मालूम हुआ कि मैं घर से भागा हुआ हूँ? अरे दीवाने, अजीत के पिताजी और तुम्हारे पिताजी बड़े गहरे दोस्त थे। तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है कि तुम घर छोड़ के भागे। वो बहुत परेशान है। माता जी मैं भागा नहीं, मैं तो घर छोड़कर आ रहा हूँ। पर पागल घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अजीत बाबू, मेरे पिताजी मच्छी का धंधा करते हैं और मैं हूँ कला का पुजारी, संगीत का पुजारी, इसलिए मैं घर छोड़कर चला आया। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माता पिता को छोड़ता है? माँ चलो इसे बैठ कर बातें करते हैं, ऐसे नहीं मानेगा ये। चल माता जी देखिए, न ही हमने माता को छोड़ा है और न ही पिताजी को छोड़ा है और न ही दादाजी को छोड़ेंगे। अच्छा बैठो। अब देखो, मेरी बात मानो। बोलिए। तुम कलकत्ते वापस लौट जाओ। तो अरे माता जी की बात तो पूरी सुन लो। नहीं अजीत बाबू, हम कोलकाता नहीं जाएंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन कोलकाता नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, ये कलकत्ते नहीं जाएगा। अच्छा तुम यही ठहरोगे? जी हाँ। अजीत के साथ ठहरोगे? जी हाँ। अच्छा यही खाओ पियो आराम से रहो। लेकिन खाने का पैसा और अरे वो हम देगा। लेकिन अजीत बाबू वो होटल का 3 महीने का किराया वो मैं दे आया हूँ, चल तो साथ। अजीत बाबू हमारा बात तो सुनिए। सहमी हुई आंखें, थर्राए हुए होठ, दिल की रफ्तार 120 माइल। अरे ओ शर्म की गुड़िया, कुछ तो बोल। तूने तो मुंह पे ताला ही लगा लिया है। बेचारी बोलेगी भी कैसे? ताले की चाबी तो अजीत भैया के पास है। हेलो। लो संभालो अपनी कचड़ी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। शुक्रिया, मेहरबानी, सलाम। आप सबको मेरी माता जी बुला रही है नीचे।
आज भी इन जुल्फों को चूमने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? इन जुल्फों की छांव में तो मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। आज मैंने अपनी खुशियों की जन्नत पाली है। देखो देखो, फूल भी गवाही दे रहे हैं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। तेरा नाम है, तेरा... ऐसे नहीं, तरन्नुम में सुनाओ ना, सुनाओ ना। तेरा नाम है, तेरा जिक्र है, तेरा दर्द है, तेरी याद है, मुझे जिंदगी की तलाश थी, मुझे मिल गई मेरी जिंदगी। शोभा, शोभा बताओ, ये रात खूबसूरत है या जिंदगी? तुम नहीं, तुम सबसे खूबसूरत हो। दयाल, अरे दयाल के बच्चे। जी माँ जी। अरे वो बाप की शीशी कहाँ है? मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी ले आ। वही ढूंढ रहा हूँ माँ जी। माता जी के सर में दर्द हो रहा है, मैं भी शीशी लेकर आती हूँ। शोभा, दयाल है ना, दे देगा वो। माता जी का भी तो ख्याल करना चाहिए, मैं भी आती हूँ। मगर देखो, ये वक्त मुझे छोड़कर जाने का है, तुम समझ... बस थोड़ी देर में। अच्छा देखो, जल्दी आना, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। माँ के सर में रात को क्यों दर्द हो रहा है? लाइए माँ जी, मैं आपका सर दबा दूं। अरे तू क्यों चली आई बिटिया? मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। जी नहीं माँ जी। लाओ मुझे तो। चलिए आप ले। नहीं, तू जाके आराम कर। आप लेटिए ना, उठिए। तू अभी तक अपने कमरे में नहीं गई? अभी तो आपकी आंख लगी थी। जा आराम कर, अजीत तेरी राह देखता होगा। जा ना, जा बेटे। जी मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, मेरा आपका तो जन्म जन्म का साथ है। चुप। आप ही मुझसे नाराज हो गए तो मेरे लिए क्या रह जाएगा? पहले इतनी देर कर दी, अब फिर भाषण शुरू कर दिया। माता जी की सेवा करना मेरा धर्म है और तुम्हारी खिदमत करना मेरी जिंदगी। शोभा, मुझसे खुश नसीब कौन होगा? अब खुदा से जन्नत मांग कर क्या करूंगा? मेरी जन्नत तो मेरे पास है। बहू, नहीं, मैं तुझे अचार खाने के लिए मना करने नहीं आई, लेकिन सच बता, क्या तेरा जी खट्टे खट्टे बेर, इमली, कैरी खाने के लिए चाहता है? देख बेटी, मैं तेरी सास ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ ना? तो मुझसे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? बता, तेरा जी चाहता है? जी चाहता है? हाँ चाहता है।
एक बार मुंह से बोल बेटी, एक बार मुंह से बोल। परसों से मेरे कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए। एक बार मुंह से बोल। हाँ भगवान। आज बहू की गोद भराई हो गई। सिर्फ 2 महीने की मुद्दत बाकी है। एक चांद सा बेटा दे दो। लड़की दोगी तो मेरा जीना जीरण हो जाएगा। छिल्ले के दिन एक नजर बच्चे को देखकर मैं हमेशा के लिए काशी चली जाऊंगी, कृष्ण जी की दासी बनकर। बस। शुभा भाभी। महेश भैया। शुभा भाभी, आप सोच में शुभा भाभी तो है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब उल्टे उल्टे क्यों देख रहा हूँ? मेरे नसीब में ही उल्टा लिखा हुआ है भैया। तुम्हारी नजरों का कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं भाभी, नहीं। अब आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप तो इंसान नहीं है भाभी, आप तो देवी। नहीं, देवी से भी बड़ी चीज है। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। एक औलाद के लिए आप अपना सुख, अपना घर, अपना सुहाग सिंदूर सब कुछ बलिदान कर दिया। इतना बड़ा कुर्बानी तो देवी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकते। अभी आपका पांव के नीचे तो स्वर्ग है। मुझे माफ कर दो भाभी। महेश भैया, मुझे माफ कर दो। एक बदनसीब को और गुनाहगार न करो। नहीं भाभी, हम बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। हम कितना बुरा बुरा सोचा आपके लिए, कितना गंदा गंदा सोचा आपके लिए। हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दो भाभी। ऐसा न कहो महेश भैया। भाभी, हम गंदा सोचा ना, इसलिए आपका खातिर हम तो संसार छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक बात मानोगे? हैं? बोलो। तुम्हें मेरी कसम, ये राज किसी से न कहना, किसी से भी नहीं। हम किसी से भी नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। और सुनो, बहू के हॉस्पिटल जाने की खबर सबसे पहले तुम मुझे ला कर देना। निश्चय। निश्चय देवो। याद रखना भैया। गुड डे डॉक्टर। गुड डे। भैया, मैं यही खड़ी रहती हूँ, तुम जाकर खबर ले आओ। बेश बुद्धि। माँ जी, कुछ हुआ? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। आपके घर लड़का हुआ है। भाभी जी, हो गया भाभी जी। भाभी जी, आपका तपस्या सफल हुआ। लड़का हुआ है, लड़का। हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए।
भाभी, आपको पोता होने की बधाई दूं या बहुरानी के मरने पर अफसोस जाहिर कर? क्या बताऊं भाभी, पहला मौका था, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। फिर मैंने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बहुरानी बच नहीं सकी। मुझे बड़ा ही अफसोस है। आप अंदर जा सकती हैं। बहुरानी, बहुरानी, तूने अपने जीवन का दिया बुझाकर मेरे घर का चिराग रोशन कर दिया। तेरा ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची, ए बाबू, किसको मिलना है? दीपा है ना घर में? कौन दीपा? यहाँ पर दीपा को कोई नहीं। ये बैरिस्टर अमरनाथ का बंगला है। क्या हो गया? सब खो गए। टोनी, ये टोनी, ये अशोक टंडन तो नहीं है? अरे हाँ, ये तो वही है। क्यों बाबू, 10 लाख रुपया मारने के बाद भी ये हाल? माल का रखा है प्यारे? अरे कम से कम बढ़िया किस्म का सूट और इम्पाला। पीछे दो लाला। क्या बोला, क्या बोला है? शर्मा गया, शरीफ क्यों रे, शरीफ। भाई साहब, अशोक भाई साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं समीर हूं, समीर। आपके हाथ के नीचे सिटीजन बैंक में काम किया करता था। जानता हूं, कहो क्या कहना है? मुझे आपसे बात करनी। तुम यही पूछना चाहते हो कि मैंने बैंक का 10 लाख रुपया कहाँ रखा है? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो कभी माना ही नहीं कि यह आपका काम था। बल्कि मैं तो ये जानता हूं कि इसमें किसकी साजिश थी। साजिश? किसकी साजिश? यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ। आपके सामने जी हाँ करने वाले लोगों ने सिर्फ आपको फंसाया नहीं, बल्कि आपके साथ इंसाफ भी नहीं होने दिया। आपका केस लड़ने वाले बैरिस्टर साहब को भी उन्होंने खरीद लिया था। ठहरिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो जगत बाबू है। और ये रमाकांत, ये हरीश बाबू, ये बैरिस्टर साहब। ये देखिए किस तरह से हरीश के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं आपके बैरिस्टर साहब। आजकल इन लोगों में बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, अभी नहीं मानेंगे? मैं समझ गया समीर। जिस कुत्थी को मैं 7 साल तक न सुलझा सका, आज तुमने सुलझा दी। अब पता चला ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे हाथ में साबुन का झाग कहां से आया था? आपको सजा हुई, राय साहब का सम्मान गया, बैंक बंद हो गया, लेकिन ये लोग लखपति बन बैठे। जाहिर है कैसे बने? भाई साहब, आपको कुछ करना चाहिए। समीर अब हो भी क्या सकता है? जो होना था सो हो गया। मैं तो सजा भी काट के आ गया। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। चलिए ना, हमारे घर चलिए। मैं अक्सर घर में आपका जिक्र करता हूँ। कुछ दिन हमारे साथ रहिएगा। नहीं समीर,
अब यहाँ रहने को मन नहीं करता। मैं कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे? मेरे विद्यार्थी जीवन का एक मित्र है प्रेम प्रकाश, उसी के पास जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा। तुम लोग आगे क्यों जाता है? मर गया क्या? वैसे वैसा ही है, मर गया शायद। कोई पहचानता है इसको? नहीं साहब पहचानता। मेरी बीबी खार जरूर उसके पास होगा। नहीं, मेरी बीबी खार जरूर उसके पास। हाँ, ये मेरी बीबी खार। देखिए और भी कुछ सामान होगा इसकी जेब में। हाँ, और किसी का भी मारा होगा इसने। ₹315 ओनली। अशोक टंडन, प्रिजनर नंबर 17, सेंट्रल जेल, नासिक, महाराष्ट्र। यानी पक्का चोर था। रहना था यार, जैसे दिक्कत ही दोबारा चोरी की। पैसा ही चोरी का था तो और क्या करता? यही किया होगा इसने। जैसा करेगा वैसा होगा। क्या करता है? मालिक कौन है? मुसाफिर हूँ भैया, रात गुजारनी है। यहाँ रहने वाले कोई जगह नहीं। रत्न घर के राजा साहब आए हुए हैं। मैं कहीं बरामदे में सो जाऊंगा। अरे उनके सामने मत जाना बाबा, उनका गुस्सा बहुत खराब है। कहाँ जाऊँ मैं? ऐसा करो, पीछे कहीं जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गाड़ी में ऐसी क्या खराबी पैदा हो गई जो अभी तक ठीक नहीं हुई? वही तो ड्राइवर देख रहा है। आप हाथ क्यों काले करेंगे? आप चल के हमें खुद देखने दो, ठहरो। अंधेरे में आपको कुछ नजर नहीं आएगा मामा जी। चुप रहो तुम। ड्राइवर जी मालिक। गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी? गाड़ी तो ठीक है, तो मेरा मतलब बिल्कुल ठीक हो गई है। दादाजी आइए ना गाड़ी में बैठे। हाँ हाँ चलो बेटा बैठते। जाओ सामान ले आओ, जल्दी करो। आइए मालिक। किसी गाड़ी के नीचे छुपा देते हैं, कल केशव राज ले जाएंगे। बहुत दिनों तक रोज देख लिया, अब 2 दिन बाद केशव यादव भी किसी राजा साहब से कम नहीं होंगे। बिल्कुल। एच राजा रणवीर सिंह। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उस अटैची में कौन से कागजात हैं, फिर भी उस सामान से और कुछ नहीं छूटा। वो अटैची क्यों छूट गई? क्या पता कैसे छूट गई। हमने तो अपने समझ से सारा सामान गाड़ी में रख दिया। बकवास बंद करो, सीधी तरह से बता दो वो अटैची कहाँ है, वरना तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। नहीं मामा जी, हमें वाकई कुछ पता नहीं है। हुजूर क्या है? आपसे बाबूजी मिलना चाहते हैं। कह दो इस वक्त हम नहीं मिल सकते। जी वो कहते हैं जरूरी काम। जाओ ले आओ। इंस्पेक्टर, ये लोग ऐसे कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से एक बार डाक बंगले जाकर तलाश कर लें, शायद। आप चाहते हैं तो तलाश कर आइए, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ेगा।
हम जानते हैं ये लापरवाही का काम नहीं, इन लोगों की बदमाशी। हुजूर, चलो उससे कहिए। आपकी एक चीज लेकर आया हूं। चीज क्या? ये आपको कहां से मिली? जी, डाक बंगले के पीछे एक झाड़ी में पड़ी हुई थी। झाड़ी में? झाड़ी में कैसे पहुंची? 2 आदमी से वहां छुपा कर आए। आप उन्हें पहचान सकते हैं? जी नहीं, बहुत अंधेरा था, मैं उनकी शक्ल तो नहीं देख सका, लेकिन उनकी बातचीत में 2 नाम जरूर सुने थे। क्या नाम है? वो लोग कह रहे थे कि 2 ही दिन में केशव और माधव किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। सुन लिया इंस्पेक्टर, इन दोनों बदमाशों को हमारी आंखों के सामने से ले जाइए। मामा जी माफ कर दीजिए, मामा जी। ले जाइए। अच्छा राजा साहब, आज्ञा दीजिए मुझे। आप रहते कहाँ हैं? जी, यहाँ तो मैं परदेसी हूँ, अपने एक मित्र से मिलने के लिए आया था। कौन है वो? जी, वो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसका नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश? ओ, यहाँ आकर पता चला वो नौकरी छोड़कर चला गया है, इसीलिए डाक बंगले रहने के लिए गया था। उजागर, जी हुजूर। बगल वाले कमरे में साहब के लिए ठहरने का बंदोबस्त कर दो। नहीं नहीं राजा साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप थके हुए हैं, आज कम से कम यहीं ठहर, आराम। ना, हमको नींद आ रही है। हाँ बेटा, जरूर जरूर, चलो बेटा चलो। अच्छा चलिए सर। अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। नई जगह होने की वजह से क्या? नहीं, बिस्तर बहुत नरम है। हमें भी नींद नहीं आ रही है, बार बार एक ही सवाल उठता है। अच्छा, आप जो अटैची लाए थे, मालूम है उसमें क्या था? जी हाँ, जानता हूँ, उसमें रुपए थे। पड़ी हुई रकम थी, लेने को दिल नहीं चाहा? ये तो नहीं कह सकता कि दिल नहीं चाहा, पर अभी तक मन में नेकी है राजा साहब। कितने रुपए थे मालूम है? जी मैंने गिने नहीं। 80,000 रुपए थे। लेकिन हमारे भांजे सिर्फ इतनी सी रकम के लिए दगाबाजी पर आमादा नहीं हुए थे, वो इससे कहीं बड़ी रकम पर हाथ मारने की फिराक में थे। जी, वो किस तरह? अटैची में एक ऐसा दस्तावेज भी था जिसे हासिल करने के लिए रायगढ़ के चौधरी लोग लाखों रुपए दे सकते थे। रुपए जाने का हमें गम न था, लेकिन अगर ये कागजात दुश्मनों के हाथ लग जाते तो हमारे आबरू और इज्जत से खेल सकते थे, और हमारे लिए इज्जत का दर्जा दौलत से बहुत ऊंचा। मैं भी कभी यही सोचता था। कभी? और अब? हाँ, अभी तक आपका परिचय तो पूछा ही नहीं। क्या कीजिएगा मेरा परिचय जानकर? जिसे रुपयों का कोई लालच नहीं, उसके मुतालिक जानने की ख्वाहिश होती ही है। राजा साहब, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं गबन के केस में 7 साल जेल काट कर आ रहा हूं। बस यही मेरा परिचय है। लेकिन हम इसके अलावा भी और सब कुछ जानना चाहते हैं। 7 साल जेल की अंधेरी रातों में मैं भी यही जानने की कोशिश करता रहा कि इसके अलावा मेरा और भी कोई परिचय होगा या नहीं। कहाँ मैं ये मानता था इज्जत के बगैर इंसान का जीवन मृत्यु समान है,
और कहाँ आज मैं अपनी इज्जत भी खो बैठा। आज आपके कहने पर मुझे अपने कॉलेज की वो डिबेट याद आ रही है, जिसका विषय भी यही था, इज्जत बड़ी है या दौलत। बल्कि जब हम इज्जत नाम के शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं इज्जत, सम्मान, ऑनर, ये सब सुनने के ही बड़े बड़े शब्द हैं। इनका मतलब कुछ नहीं। दरअसल ये कुछ निकम्मे निठल्ले आदमियों की कल्पना है, और देखा जाए तो ये झूठी इज्जत पर मरने वाले लोग ही दौलत को बदनाम करते हैं। हमें दौलत का कोई संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। दौलत पैदा की जाती है, खून और पसीना एक करके पैदा की जाती है। दौलत का मतलब है पैदावार, प्रोडक्टिविटी। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हम जितनी पैदावार बढ़ाएंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। शास्त्र ने भी कहा है कि अन्नम वै विषः श्रीर वै राष्ट्रम, यानी लोग अन्न से जिंदा रहते हैं और राष्ट्र लक्ष्मी से। अगर उत्पादन न हुआ, दौलत न हुई, तो कौन जिंदा रहेगा? न हम, न हमारा देश। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के जीवन में हमें दौलत के महत्व को मानना ही चाहिए। नमस्ते। अब विषय के विपक्ष में बोलने के लिए लड़कों में से कौन आता है? क्या बात है, कोई नहीं? किसी में हिम्मत नहीं है सर। ये हमारी इंसल्ट है सर। गुरु क्या कर रहे हो? हमारी इज्जत खतरे में है। जाओ जाओ। सर अशोक बोलेगा। तुम क्यों नहीं बोलते? मैं सिर्फ रनिंग कमेंट्री देता हूँ। जाओ जाओ, शाबाश, शर्मा मत, जाओ जाओ। वेरी गुड बॉय। माननीय प्रोफेसर साहब, दोस्तों और सहपाठियों, आज के विवाद का विषय जरा कठिन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। दरअसल जो बात आपसे बच्चे कह सकते हैं, अगर वही बात मैं भी कहूं तो निश्चय आप सब मुझे भी अकल से बच्चा ही समझेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं सोच समझकर अकल की बात की जाए। क्या आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? बॉपेन। नहीं, इसे सुई कहते हैं, सुई। इसके मर्म को हमारी सहपाठनियां अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि ये लोग इसे तरह तरह से प्रयोग में लाया करती हैं और कभी कभी चुभाया करती हैं। इस सुई में जो छेद है, इसमें से मेरा मित्र प्रेम प्रकाश आसानी से निकल सकता है। गुरु क्या कह रहे हो? मैं? हाँ, ये असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रेम तो क्या, हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। दौलत को अगर हम पैदावार के रूप में लें तो भी इसका दर्जा इज्जत से ऊंचा नहीं हो सकता। इज्जत का ख्याल ही आदमी को मेहनती बनाता है, और जब आदमी मेहनत करता है तब उत्पादन होता है। सभी जानते हैं कोई भी इज्जतदार आदमी भूखा मर जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। बोलने दीजिए। इज्जत हमारे जीवन का उद्देश्य है। दौलत तो सिर्फ जीने का साधन है, तो फिर साधन उद्देश्य से ऊंचा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरी सुंदर सहपाठनी ने साधन को उद्देश्य से जो ऊंचा साबित करने की कोशिश की है, वो सिर्फ स्त्री स्वभाव के कारण की है। मेरे दोस्त प्रेम प्रकाश ने ठीक ही कहा था, और फिर इन लोगों ने भी तो माना है कि लड़कियां हमेशा दौलत के पक्ष में रहती हैं। क्यों ना? दौलत पैदा ही की जाती है इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। रोज नई नई साड़ियां, गहने, मेकअप का सामान, फैशन का सामान, इन सब चीजों के बिना इनकी गुजर हो सकती है? ठीक है, बैठ जाओ। अशोक, किसी पे कटाक्ष नहीं करो, विषय पे बोलो। मैं विषय पर बोल रहा हूं सर, और मेरी बात साबित भी हो गई। इन लोगों के प्रोटेस्ट से साफ जाहिर है कि आत्मसम्मान की भावना इनमें भी। ये लोग दौलत की चाहे जितनी पैरवी करें, मगर दिल से ये भी इज्जत को बड़ा मानती है। नमस्कार। जेल से छूटे कैदी की मृत्यु। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great क्या शंकर, कहाँ से सवारी आ रही है? हम चाचा जी को बगीचा दिखाने गए थे। अच्छा, मालूम होता है चाचा जी से बड़ी मोहब्बत हो गई तुम्हारी। अच्छा जाओ, अब उजागर के पास जाओ और दूध पी लो। चलो।
राजा साहब अब तो आज्ञा दीजिए। बैठो तो सही। अच्छा, तुमने कुछ सोचा है? कहाँ जाओगे, क्या करोगे? सोचने को क्या रह गया है, जिंदगी है, किसी न किसी तरह गुजार लूंगा। अच्छा अशोक, जिन लोगों की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, उन लोगों से बदला लेने को जी नहीं चाहता? जी तो बहुत चाहता है राजा साहब। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता कि उनके हाथ मेरी माँ के खून से रंगे हुए हैं। काश मैं उनसे टक्कर ले सकता और उनका असली चेहरा उघाड़ के रख देता और फिर समाज और कानून से इंसाफ मांगता, कहता देखो अपराधी कौन है। लेकिन आज तो ये सब सोचना भी मेरे लिए बेकार है। क्यों? वो लोग धनवान हैं, समर्थ हैं और मैं उनके मुकाबले में एक गरीब सजा याफ्ता। इस दुनिया में कौन है जो मेरी मदद करेगा? परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा, तभी तो उसने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता निकाला। लो पढ़ के देखो ये खबर। परसों रात यहाँ से लगभग 12 मील दूर चलती ट्रेन से कूद पड़ने के कारण अशोक टंडन नाम के व्यक्ति। दुनिया के लिए अशोक टंडन मर चुका है। अब तुम्हें जिंदगी के स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना होगा, नए रूप में, नए नाम से। वो कैसे? मैं समझा नहीं। शहर में हमारा एक ऑफिस है, वो तुम्हारे सुपुर्द करके हम तुम्हें वहीं भेज देंगे। फिलहाल तुम्हारा दोस्त प्रेम प्रकाश हमारे सेक्रेटरी के हैसियत से वहां काम देख रहा है। प्रेम प्रकाश आपके पास काम कर रहा है? हाँ, अब तुम्हारे नए रूप का इम्तिहान उसी से होगा। अगर वो तुम्हें पहचान न सका तो इत्मीनान हो जाएगा, कोई भी तुम पर शक नहीं कर सकेगा। तुम्हें वहां हर तरह की सहूलत मिलेगी और हमें यकीन है इस अकल की लड़ाई में दुश्मनों को तुम मात कर दोगे। मगर राजा साहब, आप ये सब मेरे लिए क्यों करेंगे? इसलिए कि तुम अपना जीवन फिर से जी सकोगे और हमें खुशी होगी। अगर तुम्हारे लिए हम इतना भी न कर सके तो इंसान कहलाने का काबिल नहीं। फिर भी रुपए पैसे का मामला है, मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो गई फिर तो हमको यही समझना पड़ेगा कि रणवीर सिंह के सर के बाल पके नहीं, यूं ही सफेद हो गए। अशोक, तुम ये सब मत सोचो, कमर कस के मैदान में आ जाओ और कसम खाओ कि दुश्मनों से बदला लेकर ही रहोगे। राजा साहब, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक अपनी माँ की मौत का बदला नहीं ले लूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। भगवान तुम्हें कामयाब करे। नमस्ते जी, आप मिसेस विक्रम सिंह हैं? ठीक है, देखो जी की क्या रहा लोफर। ठीक है ना है? माफ करना भाई साहब, आप मिस्टर विक्रम सिंह हैं? नहीं है, मैं विचित्र सिंह है। माफ करना, मुझसे गलती होगी, क्षमा। आप ही का नाम प्रेम प्रकाश है? यस, फरमाइए। मैं विक्रम सिंह हूँ। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? आपका जो हुलिया बयान किया गया था उसी से पता चला। वेरी गुड। आपका सामान कहाँ है? ये रहा। आइए आइए, मैं गाड़ी लाया हूँ। कुली। आइए सर। नमस्ते जी। नमस्ते। माफ करना सर, यहाँ का फर्नीचर जरा पुराना है, मैंने बदली नहीं किया। मैंने सोचा कि मिसेस सिंह तो आई रही हैं, वो खुद ही चेंज कर लेंगी। कब आ रही है मिसेस सिंह? कभी नहीं। क्यों सर? क्योंकि मिसेस सिंह का अभी तक कोई वजूद नहीं। यानी आपने अभी तक शादी नहीं की? जी। वेरी गुड सर, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। मेरा ख्याल है हर बुद्धिमान आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए।
मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि इन लड़कियों के साथ शादी करना तो यूं समझो कि आप हैं तो मुझे मार। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप सुने तो मैं भी कुछ कहूं। जी हाँ। मुझे कोई ऐसा आदमी बताइए जो जहां के बड़े बड़े रईसों के अंदरूनी हालात मुझे बता सके। यू मीन सर यू वांट अ प्राइवेट डिटेक्टिव? करेक्ट। सर मैं एक मिसेस सेन को जानता हूं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला लूं? जी बुलवा दीजिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक सिटीजन बैंक हुआ करता था। सिटीजन बैंक? हाँ सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ एक मेरा दोस्त काम करता था, बेचारे के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बैंक में चोरी हो गई थी और उस पर झूठा इल्जाम लगा। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। थैंक यू सर। सॉरी सर। और सिटीजन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एस.एन. रॉय के बारे में जानना चाहता हूँ। वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में? बहुत बेहतर सर, मैं पता लगाता हूँ किस हाल में है। आओ भाई आओ। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत उदास हैं। देखिए आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों प्रेम साहब? आप बैठिए, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग बैठिए। आप तशरीफ रखिए मिस्टर रॉय, आपकी तबीयत खराब है। आप भी बैठिए। कहिए। जी मैं आपसे मकान के रहन के सिलसिले में कुछ बात करने आया हूँ। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर सिंह, मगर आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त मेरी जो हालत है, इतनी बड़ी रकम अदा कर पाना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। फिर भी मिस्टर रॉय, कर्ज अदा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देते? कम से कम इस चिंता से निजात तो मिल जाएगी। इसकी शादी तो करनी ही है। तो किसी ऐसे लड़के से रिश्ता तय कर डालिए जो आपकी परेशानियां भी दूर कर सके और साथ साथ आपकी लड़की को सुखी भी रख सके। ऐसा लड़का कौन है जो लड़के की चिंता आप क्यों करते हैं? लड़का तो आपके सामने है। यानी कि आप खुद शादी करना चाहते हैं? वैसे लड़का मैं भी बुरा नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेम साहब के बारे में कह रहा था। मेरे ख्याल में आपको कोई एतराज नहीं होगा। आप प्रेम के लिए कह रहे हैं? जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं, आपकी लड़की ने हमारे प्रेम साहब के ख्यालात कितने बदल दिए लड़कियों के बारे में। लिहाजा मैं चाहता हूं अब आप इन दोनों की शादी जल्दी कर दीजिए ताकि प्रेम साहब के ख्यालात फिर से न बदल जाए। आपका क्या ख्याल है? प्रेम साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं? प्रेम साहब जी, आप किस ख्याल में खो गए? नहीं सर, मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। कमाल है आप, हम आपकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के ख्यालों में डूबे हुए। नहीं सर, बात यह है वो भी बिल्कुल आप जैसा ही था। कई बार ऐसी हरकतें करता था कि लोग भौचक्के रह जाते थे। मुझे आपको देखकर उसकी बड़ी याद आती है और आपकी आवाज तो उससे इतनी मिलती जुलती है कि कई बार मुझे धोखा हो जाता है। सिर्फ आवाज मिलती है ना, और तो कुछ नहीं? नहीं। तो ठीक है, जो मिलता है उसे भूल जाइए, जो नहीं मिलता उसे याद रखिए। आप क्या सोच रहे हैं राय साहब? आप तो शादी के लिए राजी हैं ना? मैं बिल्कुल राजी हूं सिंह साहब। मैं सोच रहा था, आदमी आदमी को कभी कभी कितना गलत समझ बैठता है। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, कभी कभी आदमी को गलत समझकर बेकसूर ऐसी सजा दे दी जाती है जो उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती है। खैर छोड़िए, ये रहा वो रहननामा, जगत बाबू से मैंने ले लिया था। देखिए जो वही है ना। राय साहब, आज से आप किसी के कर्जदार नहीं। ये आपने क्यों किया? समझ लीजिए एक बेटे ने अपना फर्ज पूरा किया।
अच्छा, हाँ इजाजत दीजिए। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए सिंह साहब। भाई साहब भी तो कह सकती। भाई साहब। सुखी रहो बहन, सुखी रहो। देखिए, आप अंदर जा सकती हैं। अरे दीपा, तुम मुझे पहचाना कि नहीं? पहचाना। नमस्ते भैया। नमस्ते। लेकिन तुम्हारा ये लिबास, तुमने शादी कब की और कब तुम विधवा? छोड़ो इन बातों को। तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन तुम सिंह साहब से मिलने क्यों आई हो? मैं श्रीपुर में एक स्कूल चलाती हूँ। वहाँ की जमीन अब इन लोगों ने खरीद ली है, इसलिए मैं आई थी कि मेरा स्कूल वहाँ रहने दिया जाए। हाँ हाँ, तुम सिंह साहब से जरूर मिलो, वो बहुत भले आदमी हैं। वो तुम्हें जमीन दे देंगे। जाओ, ये सामने वाला कमरा उनका है, जाओ। अच्छा। ओ आइए दीपा देवी जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी हाँ, मेरा ही नाम विक्रम सिंह है। तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? कहिए क्या लेंगी? कॉफी? जी कुछ नहीं। कॉफी भेज दो एक। अब कहिए। सुना है आपने मेरे स्कूल की जमीन खरीद ली है? जी सिर्फ उतनी ही नहीं, उसके आसपास भी जितनी जमीन थी वो भी हमने खरीद ली है। वहां शुगर मिल बनाई जाएगी। कोई एतराज है आपको? एतराज नहीं, आपसे एक अनुरोध करने आई थी। स्कूल की जमीन अगर आप छोड़ दें तो मैं स्कूल चलाती रहूं। और स्कूल वहां नाम ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, और फिर कितनी मेहनत से मैंने ये स्कूल बनाया है। उस दिन तो खुद ही कह रहे थे कि विद्या का प्रचार बड़ा नेक काम है, और आज कहते हैं। वक्त वक्त की बात है दीपा देवी। अच्छा हुआ उस दिन आपने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। इस तरह मेरा थोड़ा पैसा बच गया। और अगर आप भविष्य की बात करती हैं तो मेरे ख्याल में गांव वालों को स्कूल की निस्बत शुगर मिल की ज्यादा जरूरत है। इस तरह वो 4 पैसे कमा सकेंगे, खुशहाल हो सकेंगे और जिंदगी भर जाहिल बने रहेंगे, यही ना? पैसा सारी जहालत ढक देता है दीपा देवी। लेकिन पैसा इंसान को वो चीज नहीं दे सकता जो उसे शिक्षा से मिलती है, इज्जत। शिक्षा इंसान को इज्जत के साथ जीना सिखाती है। ये सब निठल्लेपन की सेंटिमेंटल बातें हैं। मैं ठहरा प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, और मेरे ख्याल में तो रुपए के सामने सबको झुकना पड़ता है। खुरी इज्जत से तो किसी का पेट नहीं भरता। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पति आदर्शों के साथ साथ आपके लिए कुछ रुपया छोड़ गए होते तो क्या आज आपको इस तरह मेरे सामने मदद मांगने के लिए आना पड़ता? भीख मांगने में आप भी नहीं आई हूँ। स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा था। आप अगर जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं उसकी कीमत दे सकती हूँ। शुगर मिल के नक्शे के मुताबिक मैं 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता। आप ही को वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दूंगी। नमस्ते। कॉफी तो पीती जाइए। धन्यवाद। देख तो बेटे, अब तेरे लिए लाली लाली पाप लेके आया खाना। ये बच्चा किसका है? कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारा रिश्तेदार है, हम इसको अपने घर लेके जा रहे हैं। हाँ, लालीपॉप खिलाने। हाँ, लालीपॉप के बच्चे, छोड़ बच्चे को नीचे। छोड़। चल अंदर। चल अंदर। बहन जी, ये आपके स्कूल का बच्चा? हाँ। देखिए ना, ये 2 बदमाश इसे ले जा रहे थे। आप इन्हें पहचानती हैं? आइए आइए, देखिए। आप भी अंदर चले। शोर मचाने की जरूरत नहीं। चलो अंदर। चलो। चलो अंदर। चलो ड्राइवर गाड़ी जल्दी ले चलो।
क्या बात है प्रेम साहब, आपके सर के बाल कुछ उड़ते जा रहे हैं। लोग जो कहते हैं सच है क्या? नहीं सर, ये बात गलत है। जयश्री मेरे सर के बाल नहीं नोचती। आई डोंट अलाउ इट। तो आप खुद नोचते होंगे। सर आप तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। हेलो, हाँ मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। कौन? हुजूर नाचीज को माधव कहते हैं। माधव? कौन माधव? वाह बच्चू, इतनी जल्दी माधव को भूल गए। हम वही केशव और माधव हैं जिन्हें तुमने रतनगढ़ में जेल भिजवाया। और अब हमारी बारी आई है। मत पक नहीं रहा हूं, फरमा रहा हूं, और वो भी सच। राजा साहब का लाडला पोता शंकर इस वक्त हमारे पास। I don't believe it. तो मैं बिलीव करवा देता हूँ। बेटा शंकर, आओ अपने अंकल से बात करो। हेलो शंकर बेटा, कहाँ हो तुम? ये लोग मेरे को यहाँ पकड़ के ले जाए। आप मेरे को यहाँ से ले जाइए। देखो तुम ऐसा करो। अब तो यकीन हुआ ना? अब अगर शंकर की जान बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपया नकद लेकर ठीक 8 बजे मठ बीच पर आ जाना। और देखो, अकेले आना, किसी तरह की चालाकी चलने की कोशिश मत करना, समझे? हेलो हेलो, क्या बात है सर? किससे फोन था? माधव। माधव? राजा साहब का भांजा ना? हाँ वही कमीने। केशव माधव शंकर को उठाकर ले गए। कहते हैं 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो शंकर को जान से मार डालेंगे। I see, इतने नीचता पे उतर आए ये लोग। इन लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं अभी फोन करता हूँ। पागल मत बनो, शंकर की जान का सवाल है। शंकर की जिंदगी के सामने 10 लाख रुपए कोई चीज नहीं। 6:15 बज चुके हैं। 8 बजे तक रुपया लेकर मुझे मठ बीच पहुंचना है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। चलिए सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके जाने की जरूरत नहीं, उन लोगों ने सिर्फ मुझे ही बुलाया। सर, इतनी बड़ी रकम लेके आप अकेले जाएंगे, इसमें खतरे की बात। प्रेम साहब, आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। That's my order. मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता? मैंने भी राजा साहब का नमक खाया है, मैं कुछ करके रहूंगा। चलिए सिंह साहब। आइए आइए सिंह साहब, पैसे लाए हैं? शंकर कहाँ है? यही है, पहले पैसे दीजिए। पहले शंकर को लाइए। जरा शंकर को बुलाओ। शंकर बेटा, केशव माधव, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया, ये मत भूलो कि तुम हमारी कैद में। हरीश बाबू आप यहाँ? जी हाँ सिंह साहब, आज इत्तेफाक से आप भी मेरे ही मेहमान हैं। इनका हिसाब तो चुका दिया आपने, मेरा भी हिसाब चुका दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई जो आपको इस बच्चे से भी ज्यादा अजीज है, वो भी मेरे ही पास है। उसके एवज में क्या देंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? जाइए, उस कमरे में देख लीजिए। जाइए जाइए। बचन सिंह, दरवाजा खोल दो। सिंह साहब, आप? दीपा,
ये सब क्या हो रहा है सिंह साहब? ये लोग मुझे क्यों पकड़ के लेके आए? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं समझ गया, लोगों को पता चल गया है। ठीक है, विधाता ने जब जीवन और मृत्यु के दोराहे पर दोबारा लाकर खड़ा कर दिया है, तो इस खेल को जीवन की बाजी लगाकर ही खत्म करूंगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? दीपा, दीपा, तुमने कभी ये भी सोचा है कि अशोक जिंदा हो सकता है? अशोक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिंदा होते और मेरे पास नहीं आते। वो तो कई बार तुम्हारे पास आया है, लेकिन तुम पहचान नहीं सकी। मैं पहचान नहीं सकी? नहीं। अशोक, 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 कितने दिनों के बाद अशोक। तुमने मुझे इतना क्यों सताया अशोक? अब मिलन को जरा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुम अपनी असलियत पर आ गए। अब मैं भी तुमसे साफ साफ बात करता हूँ। क्या चाहते हो तुम? जगत बाबू का, अमरनाथ का और हमारा नुकसान जो तुमने कराया है, उसका मुआवजा। विक्रम सिंह तो करोड़ों का मालिक है, कुछ ना कुछ माल हमें भी दे जाएगा। उसके बाद तुम दोनों की लाश पीछे समंदर में तैरती नजर आएगी। रह गया सवाल राजा साहब के पोते का, तो उसके लिए राजा साहब हमें कई 10 लाख दे जाएंगे। नहीं हरीश, बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, बच्चे के साथ नहीं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर कौन छोड़ देता है अशोक बाबू? इसकी खातिर तो राजा साहब कई 10 लाख दे जाएंगे। ले जाओ उस लड़के को ऊपर। दीपा, शंकर को लेके जाओ।
बदमाशों ने घेर रखा है, समझ में नहीं आता यहाँ से कैसे निकलूं। कोई बात नहीं, तुम बच्चे को लेके यहाँ से निकल जाओ छत पे। वहां से नीचे जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता है, मैं वहीं से आया। जाओ शाबाश, जल्दी। आगे बताना नहीं, छोड़ दूंगा। भाई साहब हमको माफ कर दीजिए, हरीश बाबू की वजह से मैंने आपको टेलीफोन कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मामा जी से मत कहिएगा प्लीज। गुरु, अरे मैं कहता हूँ छोड़ दे। नहीं कैसे छोड़े? चला गोली, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने साथ लेकर यहाँ से नीचे पहुंचाऊंगा। शुक्र है भगवान का गुरु, मिस्टर सैन बड़े वक्त पे पुलिस को ले आए। थैंक यू मिस्टर सैन। इट्स ऑल राइट, थैंक यू सर। लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे? जी इनके साथ आपका बुड्ढा गुजराती तो वहां पहुंचा नहीं, और इनकी जेब में हीरे फुदक रहे थे। मैंने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया और इन्होंने कबूल कर लिया। थैंक यू सर। सिटीजन बैंक की चोरी के असल मुजरिमों को सजा देने के बाद अदालत श्री अशोक टंडन को पूरी तरह बेकसूर और उन तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करार देती है जो उन पर लगाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, अदालत श्री अशोक टंडन का शुक्रिया अदा करना भी अपना फर्ज समझती है, क्योंकि इन्हीं की कोशिशों से आज
समाज के इन दुश्मनों का असली रूप पहचाना गया और सच्चाई और इंसाफ की जीत हुई। तो अशोक, तुमने अपना वचन पूरा कर दिखाया। ये सब आपकी कृपा है हजरत साहब। नहीं नहीं नहीं, कृपा तो परमात्मा की है। हमें खुशी इस बात की है कि हमने जो तुम पर भरोसा किया था वो सही किया था। मैंने कहा गुरु, तुमने मुझे सब कुछ बनाया, अपना नौकर बनाया, बेवकूफ बनाया, पति बनाया, अब जरा जल्दी से प्यारी प्यारी भाभी का देवर बना दो। चलो